आज का सेशन आरआरबी ग्रुप डी के लिए है। आरआरबी ग्रुप डी के लिए ये प्रश्न लिए गए हैं और सभी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी के परीक्षाओं में पूछे गए। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। प्रश्न क्या है कि यदि संख्या इतना 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो के का न्यूनतम मान क्या होगा। ऐसा प्रश्न हर बार पेपर में आता है और इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। ये सिर्फ ग्रुप डी में ही नहीं, जो यूपी पेट होने वाला है आपका, जो यूपी पीटी होने वाला है ना, यूपी पेट पीटी एग्जाम, उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम, ब्लैक ले लेते हैं। ब्लैक दिख रहा है? अच्छा, तो थोड़ा सा और कलर ले लें हम, ये अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं कलर और देखते हैं यदि संख्या इतना 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो के का मान क्या होगा। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि कोई भी संख्या है उसके अंकों को यदि हम जोड़ लें और 3 से भाग करें, पूरा पूरा कट जाए, तो संख्या क्या होती है, 3 से विभाज्य होती है। जैसे इसमें संख्या क्या दिया है, जैसे 1 है तो 1 हो गया, और प्लस 1 हो गया, प्लस के हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस 8 हो गया और प्लस 0 हो गया। यह क्या होना चाहिए, 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। ठीक है, अब इसको जोड़ो तो क्या होगा, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14। 3 से कटने के लिए क्या चाहिए, इसमें 1 चाहिए ना। यदि ये 15 होता तो 3 से कट जाता, तो 3 5 15। तो इसमें क्या आ रहा है, 14 प्लस के आ रहा है, मतलब के का मान क्या होना चाहिए, 1, तभी ना 3 से कटेगा। तो मतलब क्या होना चाहिए, इसका उत्तर 20 है। के का न्यूनतम मान क्या आएगा, 1। मान तो और भी हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा गया न्यूनतम मान, सबसे छोटा मान, तो सबसे न्यूनतम मान 1 होगा। और काटना हो तो क्या होगा, हम 4 जोड़ लें, 4 जोड़ लें, 4, तो 1 जोड़ने से कट रहा है, 4 जोड़ोगे तब कटेगा, 3 और बढ़ा दो, 7 जोड़ोगे तब कटेगा। तो ऐसी संख्याएं हो सकती हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बढ़िया सा क्वेश्चन है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 18 24 और 30, 12 18 24 और 30 से विभाजित करने पर, 12 18 24 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर जो है शेषफल क्या बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। विकल्प हमारा ए बी सी डी के रूप में दिया हुआ है। ये भी ग्रुप डी 2018 पूछा गया था और इस पे आधारित एलसीएम के प्रश्न हमके पेपर में आए थे। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सभी संख्याओं का हमें क्या निकाल लेना चाहिए, एलसीएम। तो 12 18 24 और 30 का लस, तो एलसीएम हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये बेसिक मेथड होता है आपका। नहीं तो सबसे अच्छा बात होता है जो सबसे बड़ी संख्या है इसका आप मल्टीपल करते जाइए और जब तक ये सभी संख्याओं से कट जाए तो हो जाएगा। लेकिन पहले तो आप ऐसे देखिए, 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 12 24 और 2 15 30। फिर से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, नहीं 2, हाँ 2 तिहाई 6, 9 का 9 रहेगा और 2 छक्के 12 और 15 का 15। 2 से आओ कटेगा, 2 से कटेगा, 3 रहेगा, 9 रहेगा, 2 तिहाई 6 और 15 का 15। 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो ये क्या कटेगा, 1 3 और 1 5। तो ये एलसीएम आ गया कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 गुणते 15। तो 24 गुणते 15 कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 का 0 हासिल आया 6, 15 दूना 30 और 6 36, 360। तो 360 तो हमारा एलसीएम आया। बोला प्रत्येक स्थिति में 4 बचे, तो 360 तो इन सबसे कट जाएंगे, लेकिन शेषफल 4 बचाना है, मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, +4, मतलब 364 उत्तर आएगा आपका। नहीं समझ में आया, जो एलसीएम आएगा और जितना बोलेगा शेषफल बचना चाहिए उतना जोड़ दे तो हमारी संख्या आएगी। क्योंकि यदि हम 12 से भाग देंगे तो 12 तिहाई 36 पूरा पूरा कट जाएगा, 18 दूनी 36 पूरा पूरा कट जाएगा। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यदि +4 जोड़ देंगे तो हर स्थिति में भाग करने पर 4 क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। इसलिए हमारा उत्तर 4 होगा। आपको ये प्रश्न 100% क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो विकल्प क्या है, 364, हमारा विकल्प भी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 2 शायद आपको दिक्कत हुआ, जूम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो विकल्प हमारा था क्या था, 364, ये आपको दिख नहीं पाया था, देख लीजिए 364 आंसर होगा ये बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित स्थिति में कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन पेपर में तो आ जाता है। ठीक है, 16 12 और 100 रूट में है सभी, और ये एक है 0 पॉइंट रूट में है 0.04। तो इनमें से बोला कौन सी अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या आपको पता होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सके। अपरिमेय क्या होती है, जो पी बटा क्यू के रूप में न लिखी जा सके, या यूं कह सकते हैं जो रूट में जाए लेकिन रूट में से बाहर न आ पाए तो अपरिमेय होती है। करड़ी में जाए लेकिन करड़ी से बाहर न आ पाए, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से बाहर न हो पाए, वर्गमूल पूर्ण रूप से लिया न जा सके, तो अपरिमेय होती है। तो देखिए यहाँ पे जो है, जो 16 है, 16 का वर्गमूल हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 4 आ जाएगा। 12 का वर्गमूल क्या होगा, तो नहीं हो सकता। जब इसको निकालेंगे तो 12 कहाँ आएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो कहेंगे 2 काड़ी में 3, और काड़ी में 3 कक्षा 9 में 8 में 10 में पढ़ते आए हैं, काड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो 2 काड़ी में 3 भी एक अपरिमेय संख्या है।
तो आगे विकल्प चेक करने का आवश्यकता नहीं है। 2√3 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ये कक्षा 9 में हम लोगों ने सिद्ध किया है, क्लास 10th में भी, हाँ 10th में, क्लास 10th में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यदि इतना संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का मान, x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। देखिए 4 से जब डिवाइड किया जाता है ना, 4 से डिवाइड, जब भी किसी संख्या को हम 4 से काटते हैं तो क्या होता है कि अंतिम के 2 अंक पूर्णतः विभाज्य होने चाहिए। जब भी हम 4 से काटते हैं किसी संख्या को तो अंतिम के 2 अंक पूर्णतः कटने चाहिए। तो अंतिम के 2 अंक के स्थान पे, x के स्थान पे 0 रखेंगे तो कटेगा 2 अंक, 1 रखेंगे 18 2 कटेगा, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे 28, क्या कटेगा 4 से 28 2 कट सकता है, तो ये हो सकता है। 4 रखेंगे तो 48 कटेगा। क्या बोला है, संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक पूछा है ना, सबसे छोटा पूर्णांक। तो सबसे छोटा पूर्णांक तो यदि 0 भी तो पूर्ण संख्या है, और यदि 0 को हम लिखते हैं 08 तो 08 भी क्या 4 से नहीं कटेगा, तो 4 दूनी 8 कट जाएगा। 1 रखने से तो कटेगा नहीं, तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा क्या होगा हमारा, 0 ही होगा ना। इसमें डाउटफुल लोग होंगे, लेकिन विकल्प क्या होगा, 0 सही होगा। सबसे छोटा बोला है तो 0 ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त मौसा जो है HCF 11 है, और उनका LCM जो है ये 7700 है, और उनमें से एक नंबर जो दिया है 275 दिया है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, हम लोग इसको पढ़े हैं संख्याएं में। सूत्र होता है इसका लसमस वाले चैप्टर में कि एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लस गुणे मस। ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है, क्लास 10th में पढ़े हैं कि एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो उसमें एक संख्या क्या है, HCF क्या है, HCF दिया है 11 ना, तो HCF मतलब मस दिया है 11, और LCM क्या दिया है 7700, तो 7 7 और 00, और उनमें से बोला है एक संख्या कितना दिया हुआ है, एक संख्या 275, तो ये 275 हो गया। दूसरा संख्या बोला है क्या होगा, तो उसको हम क्या कर लेंगे x, और आराम से काट सकते हैं हम। और जब हम x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे तो हम यहीं से काट सकते हैं, लेकिन देखो ऐसे रख लेते हैं हम लोग कि 77 ये 7700 इंटू 11, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा डिवाइड में 275। अब इसको यदि 5 से हम काटें, 5 से हम काटें तो क्या हो जाएगा, 5 5 25 2 27 और 5 5 25, और ये हो जाएगा 5 चक्कम 5 2 7, 5 5 25 2 27, 5 चौके 20 ये, और इसको 11 5 55, और 5 से काट लो इसको, 5 तिहाई 15 और 5 40, लेकिन ये 2 अंक लिए हैं तो बीच में क्या आएगा 0, 308, तो 308 हमारा होगा। विकल्प ए दिया हुआ है 308, तो विकल्प ए सही होगा। ठीक है, नंबर 6 दिया है 320 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 320 के विषम गुणनखंड पूछा गया, विकल्प दिया है 2 3 4 और 5। ठीक है, ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 से पूछा गया था, और ऐसे कई क्वेश्चन आपके पेपरों में आते हैं, चाहे वो पेट हो चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो। तो 320 के देखिए बताते हैं आपको सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और सभी गुणनखंड। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 320 है, कोई भी संख्या हो, सभी गुणनखंड, तो सभी गुणनखंड ये पूछे या सम पूछे या विषम पूछे, तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होता है सभी का। तो आप बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, या तो लॉस भी कर सकते हैं। जैसे 2 का क्या होगा 16 दूनी 32, ये हो जाएगा। फिर 2 8 16 80 हो गया। फिर 2 से काटेंगे क्या आएगा 40 आएगा। फिर 2 से काटेंगे क्या आएगा 20 आएगा। फिर 2 से काटेंगे क्या आएगा 10 आएगा। फिर 2 से काटेंगे क्या आएगा 5 आएगा, और 5 से काटेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो सभी गुणनखंड क्या आएंगे, ध्यान से आप देखेंगे तो आ गया हमारा 2 के घाते 6 और 5 के घाते 1, गिन लीजिए 2 4 और 6, और 5 एक बार है तो 1। तो देखिए इसमें विषम संख्या हमारी क्या है, पहले तो सभी गुणनखंड पूछे जाए। यदि आपको पेपर में आ जाए सभी गुणनखंड पूछे, सभी गुणनखंड कितने होंगे, सभी गुणनखंड, तो आल फैक्टर यदि पूछ लिया जाए आपसे आल फैक्टर, तो आल फैक्टर निकालना हो तो बड़ा आसान होता है। जो आपको ये पावर दिख रहा है ना, उसमें सभी में +1 कर लीजिए और आपस में गुणा कर लीजिए, सभी में +1 कर लीजिए और आपस में गुणा कर लीजिए। तो 6 1 7 और 5 1 6, तो 7 6 42। तो घातों में क्या करेंगे हम, +1 कर लेंगे, तो 6 और 1 7, और यहाँ पे घात क्या है 1, तो 1 और 1 2, तो 7 गुणित 2 7 दूनी क्या हो गए 14। तो आल फैक्टर जो आएंगे हमारे कितने आएंगे 14 आएंगे। लेकिन इसमें सम और विषम पूछा जाए तो देखिए इसमें विषम क्या है, विषम इसमें 5 के घाते 1 है, 2 के घाते 6 6 2 क्या है, ये तो सम ही है।
तो सम गुणनखंड में ये सब तो आएंगे नहीं, तो इसलिए हमारे विषम पूछा जाए तो ये 5 के घाते 1 होगा। यदि विषम पूछा गया, जैसे इस पेपर में इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विषम गुणनखंड पूछा गया है, इसमें पूछा गया विषम गुणनखंड, तो विषम गुणनखंड क्या होगा, 5 के घाते 1 होगा, तो 5 के घाते 1 मतलब 5 होगा। लेकिन हमारा 5 के घाते 0, 5 के घाते 0 मतलब किसी के पावर 0 का मान क्या होता है 1, मतलब कि हम 1 से भी जो भी कोई भी संख्या होती है तो उसको हम 1 से काट लेते हैं, तो 1 क्या होगा, विषम होगा। चाहे हमारा कोई भी संख्या हो, आपको 2 हो, 10 हो, 100 हो, 1,00,000 हो, 500 हो, किसी भी संख्या में गुणनखंड पूछा जाए तो 1 तो सभी संख्या का फैक्टर होता ही है, तो 1 होता है, लेकिन 1 हमारा क्या होता है, विषम होता है। तो इसमें जो गुणनखंड विषम पाए, एक तो पाए हैं 5, लेकिन 5 के साथ 1 आ ही जाएगा, क्योंकि 1 सभी का गुणनखंड होता ही है, लेकिन 1 विषम है, तो विषम गुणनखंड पूछा गया था, तो एक गुणनखंड ये हो जाएगा 5 के घाते 1 मतलब 5, और एक तो क्या होगा 5 के घाते 0 मतलब 1, 1 और 5 2 गुणनखंड होंगे, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। और सम पूछा जाता तो सम गुणनखंड के लिए क्या कर लेते हैं हम लोग कि जो ये पूरा दिया हुआ है वो तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो सम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, ये 6 होंगी। और इसमें क्या होता है कि जितना भी हो गया उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो सभी गुणनखंड इसमें प्राप्त हो जाते हैं। 6 दूनी 12, जितने भी आपको सम गुणनखंड दिख जाए उसको 2 से गुणा कर दीजिए, तो उसके सभी आल फैक्टर आ जाएंगे। तो ये हमारे इवन वाले आते हैं, सम वाले। 8 वाला आपको समझ में आ गया। और सभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी गुणनखंडों की संख्या, तो सभी के लिए क्या होता है, ये होता है कि जितने भी हमारे पावर आते हैं फैक्टर करने के बाद उस पावर में +1 और +1 करके आपस में गुणा कर देते हैं, तो सभी आ जाते हैं। और ये विषम हो गया और ये सम हो गया, समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है कि 7 के घाते 105 में इकाई का अंक क्या होगा। 7 टू द पावर 105 में यूनिट डिजिट पूछा गया है। 7 टू द पावर 105 में पूछा गया यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक पूछा गया है। ठीक है, यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए भी पेपर में कई बार प्रश्न बनते हैं। तो 7 के घात 105 पूछा गया, तो जो भी हमारा घात होता है ना, जो भी हमारा घात होता है उसको हम लोग 4 से भाग कर लेते हैं। जो भी घात होता है उसको हम 4 से भाग कर लेते हैं। देखिए 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 2 10, 24 हो गया, 4 छान 24। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। तो किसके पावर था हमारा, 7 के घाते 1, तो 7 के घाते क्या हो जाएगा 1, तो 7 के घाते 1 मतलब 7 ही होगा, इसका विकल्प भी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आपको आया होगा। हम भाग कर लेंगे, जितना बचेगा उसको ये 7 के पावर लगा देंगे तो उत्तर आ जाएगा। आपको इकाई का अंक प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। जितने भी घात दिया हुआ है उसको 4 से भाग कर लीजिए, जो हमारा शेषफल बचता है उसको उस संख्या के घात लगा दीजिए। जैसे यहाँ 7 है तो 7 के घात लगाएंगे, कोई भी संख्या है उसके घात लगा करके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए 18 में भी क्वेश्चन आया था और 22 में भी आया था, और इस प्रकार के प्रश्न आना आम बात है, ये प्रश्न पेपर में आ जाते हैं। अरे इसको डिलीट कर, चलिए कोई बात नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, यदि एक संख्या के 1/3 का 1/4 भाग 15 है, कोई संख्या है उसके 1/3 का 1/4 भाग, तो मान लो संख्या यदि x है, इसका 1/3 और का 1/4 ऐसे करना चाहिए। इस पूरी संख्या का 1/4 भाग क्या है 15 है, तो इक्वल टू 15, तो बोला नंबर क्या होगा। विकल्प हमारा ABCD के रूप में दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछ लिया जाता है, भिन्न पे आधारित प्रश्न आते हैं पेपर में। तो कैसे निकालेंगे इसको हम, तो गुणा में तो सबका गुणा कर सकते हैं ऐसे ही कि x बटे क्या आ जाएंगे, 3 चौके 12 आएगा, और बराबर ये 15 है। और बहुत सिंपल क्वेश्चन, x निकालेंगे तो 15 12 कितना हो जाएगा 360, 15 दूना 30 का 0 और 15 कम 15 कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 का 0 हासिल है 6, 12 कम 12 6 18, 180, 15 12 180, तो विकल्प में 180 दिया होगा हमारा, तो विकल्प भी सही हो जाएगा 180। ठीक है, समझ आएगा। संख्या का 1/3 और उसका 1/4 भाग क्या है 15 है, तो संख्या पूछा है, तो संख्या आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 देखो क्या है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, और इसमें पूछा है अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब क्या होता है कि भाग दिया जाए तो किसी से न कटे, ठीक है, एक के अलावा किसी से न कटे। तो 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 100 से पीछे यदि हम जाएंगे अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगी। यदि हम थोड़ा सा चेक करना चाहें तो यहीं भी देख ले, देखो 3 अंकों की सबसे छोटी, तो 3 अंकों की 101 तो सबसे छोटी है नहीं, तो ये विकल्प से तो कट जाएगा। 103 भी सबसे छोटी नहीं है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला गया है ना, नहीं ये तो गलत हो गया है। नवा क्वेश्चन दिया है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। विकल्प 101, 103, 107 और 100। विकल्प देखते ही आंसर समझ में आ रहा है।
101 भी अभाज्य संख्या है, 103 भी अभाज्य संख्या है, 107 अभाज्य संख्या है, और तीनों के तीनों हमारे 3 अंक के हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या साफ साफ दिख रहा है, क्या है? 101, 101, 103 और 107, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके गुणनखंड 1 क्या हो? जिसके गुणनखंड 2 हो। 2, जिस संख्या गुणनखंड 2 होते हैं वह अभाज्य होता है। जैसे 1 से कटेगा और 101 से ही कटेगा, ये भी या तो 1 से कटेगा, 103 से ही कटेगा, ये भी 1 से कटेगा, 107 से ही कटेगा। अभाज्य क्या होता है? जो कि खुद से, मतलब उसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, 3 हो जाते हैं। जैसे 4 ही है तो किस किस से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कट जाएगा। कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं भाज्य के, और अभाज्य के गुणनखंड 2 होते हैं। 2 से ज्यादा अभाज्य के गुणनखंड नहीं होते हैं। इन संख्याओं के गुणनखंड होंगे, और इससे 100 है, 100 भाज्य है। इसको तोड़ना हो तो क्या कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, ऐसे ढेर सारे आ जाएंगे ना। 20 से कटेगा, 10 से कटेगा। तो भाज्य और अभाज्य क्लियर हो गया होगा आपका 100%। कभी डाउट नहीं होगा। भाज्य भाज्य पे सवाल आता है, इसमें पूछा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो तीनों अभाज्य सबसे छोटी क्या है? 101। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। क्लास क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है ये हमारा। और ये क्वेश्चन जो है 2022 में कई शिफ्टों में पूछे गए थे। ऐसा क्वेश्चन 2022 से कई शिफ्टों में आया था। देखो पूछा गया है ना, इतना डिवाइडेड इतना का मान क्या है? इतना डिवाइडेड इतना का मान क्या है? इसे मल्टीप्लाई के रूप में है 5 गुणित्ते 10। देखो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इतने मान आंसर आएगा। 5 गुणित्ते 10 प्लस 3 के पावर 2 इंटू 2 माइनस 7 माइनस 2 के पावर 2 है, तो 7 में से 2 गया, 5 के घाते 2, और डिवाइडेड 5 है। डिवाइडेड 5 को हम चाहे तो 1/5 मल्टीप्लाई के रूप में कर सकते हैं, और इस 5 से एक 5 यहाँ काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 10 बचे 50 हो जाएगा, और ये 3 3 का 9, 9 दूनी 18 हो गया, 18 माइनस 5 हो गया, 50 10 60 60 8 और 68 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 63। तो 63 विकल्प नंबर सी है ना, तो आराम से आ जाएगा। और तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएं। आप एक लाइन में हल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड लगेगा, आराम से कर सकते हैं। जितना आपका प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा कर पाएंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन कई पेपर में आ जाता है। सरलीकरण का ये क्वेश्चन है, तो आएगा आपके पेट में भी, और ये ग्रुप डी में भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 25, 73 और 97 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल देती है ना, समान शेषफल देती है। रिमाइंडर बोला इक्वल हो, प्रत्येक संख्या से काटने पर समान शेषफल देती है। ठीक है, तो विकल्प हमारा दिया है 24, 23, 48 और 6। तो विकल्प से हल करना है, बहुत आसान होगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 के प्रश्न में देखा गया था, और ऐसे क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं और पीईटी पेट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यदि हम विकल्प से हल करना चाहें तो बड़ा आसान होगा। जिसे हम 24 से, जिसे 25 दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है और 97 दिया है, और विकल्प हमारे से 24 है, और बोला प्रत्येक स्थिति में भाग करने पर शेषफल 1 बचे। यदि हम ए से चेक करना चाहें तो ए से ही देखिए, 24 से कम 24 शेषफल क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और 24 से कितना? 20 60 4 12 24, यहाँ कितना होता है? 72, 72 और 1 73 आ जाएगा, शेषफल 1 यहाँ भी आ रहा है। और 24 चौका 96 और 1 97, तो शेषफल 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से तो विकल्प हमारा ए ही सही हो जा रहा है। तो विकल्प से हल करना है, बहुत आसान होगा। बोला गया है कि प्रत्येक स्थिति में भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचे। मतलब यदि हम इसे डिवाइड करें तो शेषफल 1 ही बचे। 24 होगा, 23 से भाग करेंगे तो पहले समझ आएगा, 23 से कम 23 2 25, तो शेषफल 2 बचेगा, तो ये तो होगा नहीं। 48 से भाग जाएगा ही नहीं। 6 से ले जाएंगे तो 6 चौ 24, 1 25 आ रहा है, लेकिन 6 का इसमें भाग दीजिए, 6 कम 6, 6 कम 6 और 13 हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12, फिर यहाँ भी बच जा रहा है, सही है। लेकिन वहाँ 73 सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो हाँ, तो बड़ी संख्या वाली बात भी है। तो 6 भी 6 से हो तो जा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या बुलाया तो क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या तो इसमें 24 ही होगी ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। 1 से 100 तक की संख्याओं में पूछा गया, बोला गया है 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 1 कितनी बार आता है? 19 बार, 20 बार, 21 बार या 22 बार? क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ सकता है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। यह एक क्लासिक संख्या गणना प्रश्न है जो तर्क और संख्या प्रणाली के दोनों में आ सकता है। मतलब ये आपके रीजनिंग में भी आ सकता है और मैथमेटिकल। तर्क मतलब रीजनिंग हो गया, संख्या प्रणाली मतलब होता है ना नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में और रीजनिंग दोनों सेक्शनों में आ सकता है आपके आरआरबी ग्रुप डी में। ये क्वेश्चन जरूर से देख लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है कि 1 कितनी बार आ सकता है, तो ये रीजनिंग हो गया। और मैथमेटिकल देखेंगे तो संख्या प्रणाली में आ गया कि 1 से 100 तक की संख्याओं में 1 कितनी बार आएगा। तो ये देखिए, आप यदि ध्यान देंगे 1 से 100 तक, तो 1 ध्यान देंगे 1 आएगा,
एक के बाद 2 3 4 नहीं आएगा, फिर 10 आएगा, एक के बाद 10 आएगा, 10 के बाद देखेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, 20 नहीं होगा, फिर 21 आएगा, 22 23 नहीं होगा, फिर 31 आएगा, फिर 41 आएगा, फिर 51 आएगा, फिर 61 आएगा, फिर 71 आएगा, फिर 81 आएगा, फिर 91 आएगा। और 100 के लिए तो हाँ 100 तक बोला गया, तो 100 में भी एक आएगा। तो इतनी पूरी संख्याएं होगी, इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 में 21 होना चाहिए, कोई एक डाउट हुआ है? एक, अच्छा यहाँ 11 जो है, एक कितनी बार आएगा, तो 11 में 2 बार एक हो गया ना, तो ये कितना हो गया, 21 हो गया, 21 बार आएगा एक। ठीक है, 1 से 100 तक की संख्याओं में एक कितनी बार आएगा, तो एक बार आया, 2 बार आया, और ये 2 बार हो गया ना, 2 2 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ऐसी प्रकार से हमारे 21 बार आएगा एक। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में रीजनिंग में भी आ सकता है, और ये मैथमेटिकल वाले में नंबर सिस्टम में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन बढ़िया था। बढ़ते हैं 13 की तरफ, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कि दो संख्याओं का योग 40 है। दो संख्याओं का योग 40 है, मतलब संख्या बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40, और उनका गुणनफल 375 है, तो एक्स वाई बराबर 375। तो व्युत्क्रमों का योग, ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग 10 में पढ़े थे। व्युत्क्रमों का योग मतलब क्या होगा, 1/x प्लस 1/y। यदि संख्या एक्स वाई है तो योग क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। बोला है कितना है, 40 है, तो 40 कर लीजिए। गुणनफल बोला है 375, तो एक्स वाई बराबर 375। व्युत्क्रमों का योग बोला है, मतलब 1/x 1/y पूछा है क्या होगा। हल करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस वाई, और बटे में क्या होगा, एक्स वाई। तो एक्स प्लस वाई क्या दिया है, 40, एक्स वाई दिया है 375। यदि ऐसा विकल्प दिया है तो ठीक है, या थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिया है तो ठीक है, थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम। 5 से कटेगा 5 8 है, 40 ऊपर 8 किसमें आ रहा है, ये आ रहा है, तो हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। आप ऐसे हल कर सकते हैं पेपर में भी। नीचे भी काटेंगे तो निश्चित रूप से 75 ही आएगा, आप हल करके चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 14 की तरफ। टोटल हम 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं, देखिए। यदि संख्या इतना पूर्णतः 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा। बोला 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा। अच्छा, न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी, ठीक है। तो 9 से भाग करना स्टार्ट करिए, अपने आप आ जाएगा। या तो दूसरा नियम ये होता है ना, पूर्णतः विभाज्य है तो 9 से विभाज्य का मतलब क्या होता है, पूरी संख्याओं को हम जोड़ ले, यदि वो 9 से कट जाए तो 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। संख्याओं का योग मतलब यदि इसको जोड़ना चाहे तो 4 + 8 + 1, स्टार की जगह पे चाहे तो हम स्टार लगा ले, या तो x लिख लें, +6 + 7 + 3, 9 से पूर्णतः विभाज्य डिवाइडेड 9। इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 1 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 13 और 6 19, 19 से 20 6 26, 26 और 3 26 और 3 29, 29 + x डिवाइडेड 9। और देखो 9 से भाग करना है तो x के स्थान पे क्या होना चाहिए, 9 4 36, 36 होना चाहिए। तो मतलब कि यदि यहाँ पे हम 7 जोड़ दें तो 36 हो जाएगा। तो 36/9 करेंगे तो 9 4 36 कटेगा ना, 4 पूरा पूरा। मतलब यहाँ x के स्थान पे क्या हो तो कट जाएगा, सबसे छोटी संख्या तो 7। मतलब x का वैल्यू क्या आना चाहिए, 7, क्योंकि 7 रखने पे पूरा पूरा कट जाएगा। तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा 7, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक खंभे को 12.5 सेकंड में पार करती है। बोला ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ठीक है। और ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 का ये प्रश्न है, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2022 के ग्रुप डी में आया हुआ है। अब विकल्प हमारा ए 60 दिया है, बी 72 दिया है, सी 80 दिया है, और डी 90 दिया है। तो बहुत आसानी से हम लोग हल करेंगे। कैसे हल करेंगे कि हमारे देखो क्या दिया है ना, कि हमको पूछा है चाल, ट्रेन की गति। तो गति या चाल जो होता है, हमको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय निकाल लो, फटाक से आ जाएगा। दूरी कितना दिया हुआ है, 250 मीटर लंबी ट्रेन है, वो अपने आप को ही पार करती है। खम्भे को जब पार करती है तो खम्भे को पार करती है तो अपनी दूरी के बराबर ही पार करती है, खम्भा क्योंकि पार कर रही है ना। यदि कोई और चीज होती है तो बात उसका अलग होता है। तो यहाँ खम्भा वाला प्रश्न है तो खम्भा ही समझिए। तो खम्भा को पार करेगी तो अपनी दूरी के बराबर ही दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो ट्रेन की लंबाई क्या था, 250 मीटर, तो दूरी कितनी तय करेगी, 250। और उतनी दूरी को पार करने में, मतलब अपनी लंबाई को ही पार करने में, मतलब खंबे को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, मतलब 250 तय करेगी। और जो समय दिया है कितना, 12.5। और यदि हम पॉइंट हटा दें यहाँ से तो एक जीरो बढ़ जाएगा। 125 दूना 250 होता है, एक जीरो बचा है तो मतलब 20 हो जाएगा। और 20 जो आगे ध्यान देने की बात है कि ये मीटर में सेकंड है, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमको
पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, जो उत्तर भी आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहाँ बोल भी दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को व्यक्त करने के लिए हम 18/5 से भाग करते हैं। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, यदि मीटर प्रति सेकंड दिया हो और किलोमीटर प्रति घंटा पूछे तो 18/5 करते हैं, और यदि इधर किलोमीटर प्रति घंटा दे दे और यहाँ मीटर प्रति सेकंड पूछे तो 5/18 करते हैं। ये आपको ध्यान देने चाहिए, और पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिलता है, और इस बार भी 100% गारंटी है। 2025 में जो पेपर हो रहा है ना, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। तो ये बात याद होना चाहिए आपको, किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में अंतर जो होता है ये क्लियर आपको होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको हम काटेंगे तो 5 चौके 20 और 18 चौके कितना होता है 72, 72। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया होगा, विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा तो लाइक अवश्य करिएगा। आगे देखिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग कि ये संख्या आपको दिख रहा है 0.01024 के पावर 1/5 का मान क्या होगा। अब विकल्प हमारा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया है, डी दिया है, सभी पॉइंट रूप में दिए हैं। डी पूर्ण संख्या के रूप में है तो ये तो विकल्प होगा नहीं। देखिए इसको हल करना तो इसके दो तरीके होंगे, एक थोड़ा बड़ा होगा, एक बहुत ही आसान होगा। तो पहले थोड़ा सा बड़ा वाला देखते हैं, क्योंकि बेस तो बड़ा वाला ही होता है। तो यहाँ पे जो नहीं है, इसमें पॉइंट हम लोग यदि काउंट करें तो 2, 2, 4, 1, 5 स्थान पे है, तो पॉइंट हटाएंगे तो 1024, ये क्या होगा 1024। और यदि पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, इस पे एक पे कितने आएंगे 2, 2, 4, 5 स्थान, मतलब एक पे 5 जीरो, एक पे 5 जीरो, और इसके घाते 1/5। इसका मतलब क्या होता है कि 5 फैक्टर इसका करिए, 5 फैक्टर इसका करिए, फिर जो संख्या आएगी उसको डिवाइड करिए, फिर उस रूप में आएगा। एक बार तो इसको फैक्टर करना पड़ेगा, फैक्टर के बाद जो संख्या आएगा डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड के बाद फिर यहाँ पे आपका आंसर आएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि जब हम लॉजिक लगाना चाहें, इसका 5वां फैक्टर मतलब 5 बार गुणा करने पे इतना आना चाहिए, 5 बार गुणा करने पे इतना आना चाहिए। तो यदि हम 0.04 को 5 बार गुणा करेंगे तो दो स्थान पे, मतलब 2 पंजे 10 स्थान पे दशमलव हो जाएगा। 0.04 को यदि हम 5 बार गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 स्थान पे पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये तो हो नहीं सकता। यदि इसको करेंगे 3 तो 3 पचे 15 स्थान पे हो जाएगा, और 4 तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, 4 को 5 बार गुणा करेंगे ये पॉइंट में आना चाहिए, तो आएगा नहीं। तो विकल्प हमारा ए हो जाएगा। इसको चेक भी करना चाहिए, चाहे आप तो 0.4 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 बार है, 5 बार में 0.5 बार हो जाएगा, और यहाँ पे 3, 2, 5 बार आपका करेक्ट है भी। तो इस प्रकार से आप विकल्प सेल करिएगा पेपर में भी, तो आसानी से आपका आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, जो कि दिया है 0.4। ये आपको 100% समझ में आया होगा। ये बहुत ही कठिन हो जाएगा, ऐसा आप ना करिएगा पेपर में। पेपर में सिंपल रूप में आप ऐसे कर लीजिएगा कि 5 स्थान पे है दशमलव, तो इसको गुणा करिए, 5 स्थान पे आना चाहिए, तो इसको 5 बार गुणा करिए तो 5 स्थान पे आएगा। इसको करेंगे तो 5, 2, 10 स्थान पे आएगा, इसको करेंगे 0.5 15 स्थान पे आएगा, और वो तो हो ही नहीं सकता। तो आप समझ सकते हैं कि विकल्प यही होगा। पेपर में इस टाइप से करेंगे तो बेटर होगा आपके लिए। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 3 क्वेश्चन और है, 17, 18, 19, 20, 4 क्वेश्चन, इसके बाद 3 क्वेश्चन। देखिए घंटी वाला प्रश्न है कि 4 घंटियां क्रमशः 12, 15, 20 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सुबह 11 बजे एक साथ बजती हैं, तो अगली बार कब एक साथ बजेंगी। तो टाइम दे दिया गया है कि 11:01 बजेंगी, 11:02 बजेंगी, या 11:03 पे, या 11, ये थोड़ा सा मिनट के बाद सेकंड है ऐसे। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो पहले हम सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं, और एलसीएम के बाद जो आएगा वो टाइम में प्लस कर लेते हैं, कितना टाइम आएगा। उसके बाद जो पहली बार बजा है ना, 4 घंटे कम से 12, 15, 20 बजती है, सुबह इतना बजे बजी है ना, तो जो एलसीएम आएगा उतने बजे के बाद हम उसको प्लस कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो एलसीएम निकालते हैं, 12, 15, 20 और 30, इस सबका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम आप ऐसे निकाल सकते हैं, या तो सिंपल तरीका ये होता है कि आप ऐसे निकाल लीजिए, पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं बताए थे, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो 12, 15, 20, 30 इसका एलसीएम निकालिए। तो जो 12 दिया है ना, बता दें तरीका से आपको, 12, 15, 20 और 30, जब भी एलसीएम निकालना हो तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है 30 है, तो 30 का डबल करिए 60, 90। देखिए क्या 60 सबसे कट रहा है, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60 ना, इस सभी का एलसीएम क्या आ गया 60 ही आ जाएगा। तो एलसीएम क्या हो गया 60। अब 60 सेकंड का मतलब क्या होता है, 60 सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 मिनट होता है। तो 1 मिनट के बाद ये पुनः बजेगी, मतलब 11 बजे बजी है पहली बार, तो 11:01 बजेगी, तो 11:01 बजेगी, मतलब 11:01, यह विकल्प 1 में 11.01। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक संख्या को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। बढ़िया क्वेश्चन है। एक संख्या को जब हम 5 से काटते हैं तो शेषफल 3 बचता है। मतलब क्या बोला, कोई संख्या x है, यदि इसको हम 5 से काटते हैं तो बोला क्या रहा है, इस संख्या को 5 से काटते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 3 बचता है। और यदि उसी संख्या के वर्ग को हम 5 से काटें, इसी संख्या के वर्ग को जब हम 5 से काटते हैं, ठीक, उसी संख्या के वर्ग को जब हम 5 से ही काटते हैं तो क्या बोल रहा है, शेषफल क्या बचता है। अच्छा, शेषफल क्या होगा ये पूछा है, तो ठीक है। देखो जैसे कोई संख्या हमारा, जैसे 3 बचने वाला कोई ले ले, जैसे कोई संख्या 8 है,
क्या संख्या को जब 5 से काटे तो शेषफल 3 बचता है। तो कोई संख्या जैसे मान लो 8 हो गया हमारा, ठीक है, कोई संख्या 8 है, अब यदि इसको 5 से काटे तो 5 एकम 5, शेषफल क्या बचेगा 3 बचेगा। अब पूछ रहा है यदि इसी संख्या का वर्ग हो जाए और उसको भी 5 से काटे, मतलब 8 64 हो जाए, अब इसको 5 से काटे तो शेषफल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं हम। 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, 14 हो गया, और 5 दूनी 10 और 4 14। विकल्प में 4 जहां भी है वहां पर निशान लगा सकते हैं, तो विकल्प भी सही होगा, 100% क्लियर होगा, करेक्ट होगा, आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, 19 20 दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 19 देखिए क्या निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है कि जिसका जोड़ा ना बढ़े। यदि आप ध्यान देंगे तो 1225 परफेक्ट स्क्वायर है, 20 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 05 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 30 25 परफेक्ट स्क्वायर है। यदि इसको आपको चेक करना हो तो ऐसे कर सकते हैं कि सभी का आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने के बाद जिसके पेयर नहीं बनेगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपका अंतिम प्रश्न है और ये बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। दिया हुआ है पी बराबर इतना और क्यू बराबर इतना, तो पी और क्यू का एचसीएफ क्या होगा। ये पेपर में आपके 2018 में भी आया था और 2020 दोनों पेपरों में ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए पूछा क्या गया है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो मौत से निकालना आसान होता है, आपको आता होगा, लेकिन यहाँ पर समझिएगा इसे पी इक्वल टू क्या दिया हुआ है कि 2 के घाते 3 और 3 के घाते 10 ऐसे दिया हुआ है, और क्यू बराबर क्या दिया है 2 के घाते 5 गुणित्ते 3 गुणित्ते 7। तो जब भी हम मौत से निकालते हैं, जब भी आप मौत से निकालते हैं तो क्या करते हैं, मौत होता है छोटी संख्या, मौत होता है छोटी संख्या, लस होता है बड़ी संख्या। तो 2 का देखिए पावर, इसमें 3 बार है, इसमें 5 बार है, तो मौसा निकालेंगे तो कितनी बार लेंगे हम लोग, 3 बार लेंगे, 2 के पावर 3 लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, 3 बार यहाँ 10 बार है, यहाँ 1 बार है तो 3 लेंगे बस। बाकी इन सब बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मौसम में क्या होता है जो दोनों में होता है कॉमन वो लेते हैं। तो कॉमन क्या था 2 था 3 था, इसमें 3 बार कॉमन था 2, और इसमें क्या था 3 1 बार कॉमन था। तो हमारा मौसम इतना ही आ जाएगा, शायद इसी रूप में दिया है 2 के पावर 3 × 3, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन पढ़ा, 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, तब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी भेजिएगा, सेंड करिएगा। तो बहुत ही अच्छा होगा, धन्यवाद, थैंक यू।